का टॉपिक है आपका अनुगमन वेग। ये जो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक है वो दो फॉर्मूले पे डिपेंड है। एक फॉर्मूला आपका ये है अनुगमन वेग वाला, और दूसरा करंट और अनुगमन वेग में रिलेशन जो निकालेंगे वो वाला। ये दोनों फॉर्मूले वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो टॉपिक आने हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं से लिंक होकर के बनेंगे। इसलिए इन दोनों टॉपिकों को थोड़ा सावधानी से आप समझिए। तो पहली बात हम कर रहे हैं कि भाई अनुगमन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने एक कंडक्टर लिया, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब ये एक चालक है। आपने मान लिया ये चालक है। वैसे आप जानते हो तार बहुत पतला होता है, चालक का मतलब एक तार। लेकिन हम इसको बड़ा करके इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि जो चीज मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं वो आपकी समझ में आए। वैसे तो आपने देखा ये वायर कितना पतला होता है, तो ये वही वायर है, उस वायर का एक पोर्शन है। मान लीजिए आप इस वायर की लेंथ को L मान करके चल रहे हैं और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आप A मान करके चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि ये चालक है, तो चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो पूरे चालक में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन चालक की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, रहेंगे चालक के अंदर ही, लेकिन घूम कहीं भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि उनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कमरे के अंदर रोशनदान से या जंगले से धूप आ रही होती है, तो धूप के साथ साथ उसमें आपको दिखते हैं धूल के कण, और वो जो धूल के कण होते हैं उनका मोशन भी रैंडम होता है। आप किसी भी कण के बारे में ये नहीं बता सकते कि कौन सा कण कब और किधर जाएगा। वो जिगजैग मोशन करता रहता है, इधर गया फिर मान लो किसी से कॉलिजन हो गया, इधर आ गया फिर इधर हो गया, ऐसे करके जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन करता रहता है। वही सिचुएशन होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। क्या इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। अब बात ये आती है, कल जब बात करंट की आ रही थी, हम ये कह रहे थे धन आवेश के लगातार प्रवाह की जो दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी विद्युत धारा। और कंडक्टर के अंदर हमने ये बताया कि करंट नाम की कोई चीज नहीं होती अलग से, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आवेश का प्रवाह हो रहा है, और उसी आवेश के प्रवाह को क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा कह देते हैं। यानी जब आप करंट फ्लो कराते हो किसी तार में, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अलग से कोई चीज आ जाती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो पहले भी मूव कर रहे हैं, जब तक आपने बैटरी नहीं जोड़ी है तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप ये नहीं कह सकते कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो रीजन क्या है उसको समझने की जरूरत है। देखिए सिंपल सी बात एक ये है कि जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हो तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवेश का कोई फ्लो हो रहा है, बल्कि 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड में जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में नेट आवेश का जो फ्लो हुआ वो जीरो हो गया, और जब आवेश का फ्लो हुआ ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। बात समझ में आती। लेकिन जब आप बैटरी जोड़ देते हो, अगर आप शुरू में देखेंगे, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हो, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी समय मान लीजिए इधर जा रहा है, ये ऐसे करके। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये कंडक्टर खोखला हो अंदर से। इसके अंदर तो बहुत सारे परमाणु हैं, उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये लगातार क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, टकराएगा किसी न किसी से। इसकी टक्कर होगी। मान लीजिए ये थोड़ा सा चला, जब तक ये चलेगा इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा, और जैसे ही आगे टक्कर हो गई, टक्कर होने पर इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लीजिए यहां पर ये टकराया, और टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ये इधर चला गया, इधर पहुंचा, फिर यहां पे टक्कर हो गई, यहां से मान लो इधर चला गया।
यहाँ पे फिर टक्कर हो गई, यहाँ से मान लो इधर चला, कह नहीं सकते किसी के बारे में कि कब और किधर जाएगा, इसी को तो रैंडम कह रहे हैं। इसका मतलब किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। और ये मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा हूं आपको, ऐसा पाथ सभी इलेक्ट्रॉनों का होगा अलग अलग। इसका मतलब यहां पर आया, यहां पर फिर कॉलिजन हुआ, मान लो यहां से इधर चला गया, यहां पे कॉलिजन हुआ, इधर आ गया, यहां पे कॉलिजन हुआ, इधर चला गया। तो कुल मिलाकर के हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरह का जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा पाथ बन जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भाई इधर भी जा रहे हैं, इसलिए नेट आवेश का फ्लो हो गया 0, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब क्या हुआ, अब आपने लगा दी इसके दोनों सिरों पर एक बैटरी। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी आपने यहां पे कनेक्ट कर दी। जैसे ही 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये बैटरी का बड़ा वाला जो टर्मिनल दिखाते हो ये पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला सिरा हो गया इसका पॉजिटिव और ये वाला सिरा हो गया इसका नेगेटिव। यानी इस चालक के दोनों सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस। इसका मतलब यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा है ऐसी, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से अब इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक बल लगने लग जाएगा। आप जानते थे, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कहीं विद्युत क्षेत्र और उसमें आवेश रखा जाए, ऐसे करके मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया था। वहां पे विद्युत क्षेत्र के लिए हम देते थे कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव। अब अगर मैं इसमें प्लस क्यू आवेश रखूं तो उस पर बल लग जाता है F=QE और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, ऐसी, तो उस दिशा में। और वैसे भी आपको ध्यान न रहे तो आप समझ सकते हो भाई ये प्लस आवेश है तो इस प्लस से रिपल होगा और इस माइनस से अफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली उधर ही बल लगेगा। लेकिन अगर इसमें रखा होता माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश होता तो उस पर बल लगता इधर, वैल्यू वही होती F=QE, दिशा बदल जाती विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारा कैसा आवेश होता है भाई, ऋणात्मक आवेश होता है। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी पर बल लग जाएगा किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब यहां थोड़ा समझना, इसके अंदर पहले जो रैंडम मोशन था ना, जिसको आप जो थर्मल एजिटेशन की वजह से होता है, यानी वो टेम्परेचर की वजह से होता है। और टेम्परेचर आप लोगों ने 11th में पढ़ा था भाई, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे आप इसका बढ़ाओगे, या टेम्परेचर भाई नॉर्मल वायर कहीं भी रखा है तो उसमें जैसे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब वायर का टेम्परेचर भी उस समय 27 डिग्री सेल्सियस है। सही है ना, जो चीज रखी है, मान लीजिए इस कमरे का जो टेम्परेचर होगा, हमारा टेम्परेचर भी धीरे धीरे उतना हो जाएगा, या कोई चीज हम रख देंगे तो उसका टेम्परेचर भी उतना हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ उस टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये मूव करते रहते हैं। और वास्तव में वो जो थर्मल वेलोसिटी होती है ना इन इलेक्ट्रॉनों की, वो बहुत बड़ी वेलोसिटी होती है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। ये एक बहुत बड़ी वेलोसिटी है। यानी वो जो रैंडम मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इस वेलोसिटी से अप्रोक्सीमेटली इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन, और जिगजैग मोशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के तुरंत बाद वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अब भी उनके अंदर रैंडम मोशन बना हुआ है। यानी दोनों तरह का मोशन है उनके अंदर, रैंडम मोशन भी है और साथ ही साथ पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी हम उसकी बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो अब इन पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। आप अगर उस फोर्स की बात करोगे तो F हो गया EE। Q क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है Q वो E के बराबर होता है, तो उस पर फोर्स हो गया F EE। और वास्तव में ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो माइनस साइन लगा करके दिखाना पड़ेगा फिर। तो दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना वेक्टर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको बिना वेक्टर के सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर का जब भी चक्कर पड़ता है तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेकर के चलें। तो उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स तो लगेगा इतना, और एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग रहा है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स F किसके बराबर होना चाहिए,
एम ए के, भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू एम ए, इसका मतलब F इक्वल टू एम ए, और इन दोनों को इक्वल रखोगे तो एम ए इक्वल टू ई, तो यहां से एक्सीलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन एम, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे अब उनको एक एक्सीलरेशन मिल गया ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से, यानी बैटरी जोड़ देने की वजह से उनको एक त्वरण मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। लेकिन समस्या कहां थी? एक्सीलरेशन देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, एक्सीलरेशन भले कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बड़ी वेलोसिटी प्रोवाइड करा देता है। भाई एक्सीलरेशन का मतलब है लगातार वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाली चीज। तो भले वो छोटा है, कोई वस्तु यहां रखी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो वो धीरे 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 धीरे, और फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट बना हुआ तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। आप स्कूटी स्टार्ट करिए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए, भले धीरे धीरे एक्सीलरेट करो, लेकिन एक लिमिट तो ऐसी आएगी कि उसको एक बहुत बड़ी स्पीड गेन कर लेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता, इस बात को समझने की जरूरत है। भले इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन होता क्या है, थोड़ी ही दूर में उनका कॉलिजन हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सीलरेट हुआ था इस जगह तक, लेकिन क्या हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या किसी दूसरे परमाणु से टकरा गया, तो एक्सीलरेट होने में उसे जो ऊर्जा मिली थी वो ऊर्जा उसकी खो गई। अब ऊर्जा खो गई, अब लेकिन दोबारा से फिर से एक्सीलरेट हुआ, फिर आगे थोड़ी देर बाद चल के फिर से टकरा गया, फिर से उसकी एनर्जी लॉस हो गई। तो वास्तव में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक्सीलरेटेड मोशन तो गेन नहीं कर पाते, यानी एक ऐसी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाते जिसको आप एक्सीलरेटेड वेलोसिटी कह सको, क्योंकि लगातार टक्कर होती रहती है और टक्करों में जो ऊर्जा उसने प्राप्त की थी उस ऊर्जा को वो खोता रहता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी, और वो एवरेज वेलोसिटी, एक बहुत छोटी सी एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। वो मोशन है पहले से जो 10⁵ मीटर पर सेकंड का था, वो रैंडम मोशन है, लेकिन उसके होते हुए भी एक छोटी सी वेलोसिटी गेन कर लेते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वो वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। तो आप देख सकते हो कितनी कम है, 10⁻, हालांकि कुछ बुकों में मिलीमीटर के ऑर्डर की लिख देते हैं, लेकिन 10⁻³ कह दो, -4 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की, आप समझ रहे होंगे कितनी छोटी वेलोसिटी है, जबकि थर्मल वेलोसिटी उसकी कितनी बड़ी वेलोसिटी है। जैसे एक एग्जांपल लो, थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका बताता हूं, दो तरह का मोशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए, अब पहले उससे अभी दिखाते हैं, जैसे मान लो ये यहां से चला, ऐसे यहां तक आया, कोई बात नहीं, यहां तक आया, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पाथ को दिखाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस पाथ को दिखाओगे, देखिए पहले ये वाला पाथ था, लेकिन बैटरी लग जाने के बाद अब ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो अब इसका पाथ ये न रह करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये जो डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसके अट्रैक्शन को दिखा रहा है कि पहले वाला पाथ तो वो था जिगजैग वाला, लेकिन डॉट डॉट वाला पाथ कब है, जब बैटरी लगाती है तो उसका पाथ थोड़ा सा बदल गया है। ऐसे जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं। अब ऐसे दिखाओगे तो इसमें कोई बात नहीं है, ऐसे भले ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको दिखाओगे तो यहाँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाओगे, इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाओगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ढलान वाली जगह है, कोई पहाड़ है, एकदम खड़ा हुआ पहाड़ नहीं है, स्लोप वाला पहाड़ है, और पहाड़ से एक व्यक्ति है, न तो मेंटली वर्क करना चाहता, न फिजिकली वर्क करना चाहता है। इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन वो ढलान बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ढलान है, ठीक है। अब कम ढलान है और उसने पी रखी है दारू। दारू आज क्या जानते हो, पैर कैसे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो टेढ़े मेढ़े पैर चलेंगे तो एक कदम ऐसे चलेगा, फिर 2 कदम ऐसे पीछे की तरफ, बैलेंस बन नहीं पा रहा, लेकिन फाइनली वो लास्ट में कहां पहुंचेगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि वो वर्क नहीं करना चाह रहा है, वो ढलान की वजह से लास्ट में नीचे ही आएगा। वही सिचुएशन यहाँ इसकी है कि लास्ट में इसको पॉजिटिव प्लेट की पास ही पहुंचना है, भले जिगजैग मोशन कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आ रहा है, लेकिन लास्ट में पहुंचेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जो टेढ़ा मेढ़ा मोशन हो रहा है वो तो हो रहा है ड्यू टू 10⁵ मीटर पर सेकंड,
लेकिन जो पॉजिटिव प्लेन की तरफ वो बढ़ रहा है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये जो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है ना, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये किसकी वजह से आई है? ये जो आपने बैटरी लगा दी है ना, इसकी वजह से आई है ये वेलोसिटी। तो यहां पर हमें समझना है। और ये त्वरित वेग नहीं है, ये औसत वेग है। आप कहोगे औसत क्यों सर, यहां तो त्वरित, यहां तो एक्सीलरेशन आया, लेकिन अगर टक्कर नहीं होती तो वास्तव में ये वेग एक्सीलरेटेड होता और इसकी वैल्यू कुछ अलग होती। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर त्वरित हुआ, तुरंत टक्कर हो गई तो जो एनर्जी उसको मिली थी उसको लॉस कर दिया उसने, और एनर्जी जब लॉस हो गई तो दोबारा से एक्सीलरेशन शुरू हुआ। इसलिए एक्सीलरेटेड वेलोसिटी गेन नहीं कर पाता है, बल्कि एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेता है, और उस एवरेज वेलोसिटी को ही कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अब आप कहोगे कि सर लिखेंगे कितना? केवल 2 लाइन लिखने की जरूरत है, आप ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर आप परिभाषा दोगे तो बस ये कह दोगे किसकी वजह से हो रहा है, बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से, बैटरी लगाने की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आ गया था उसकी वजह से। तो आप कह सकते हो किसी भी चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात ये आती है भाई, इसको निकाला जाए। मान लो आपने माने कि भाई इसके अंदर, हमारे चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। और शुरू में जब तक बैटरी नहीं लगाई थी, उनके प्रारंभिक वेग मान लिया आपने u1, u2, u3 ... un। ये प्रारंभिक वेग है। और कौन से? ये वाला, ये एक एवरेज वैल्यू है उसकी। लेकिन अभी हम सबका ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए हमने u1, u2 so on un मान लिया उसको, और उसका अगर एवरेज निकालें, ये हम वेग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 क्यों होगा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसलिए एवरेज क्या आएगा? 0। तो कुल मिलाकर के आप लिख सकते हो u1 + u2 + u3 + ... un अपॉन n इक्वल टू 0। क्यों 0 आया? बात समझ गए ना? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनों का कुछ पता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वेलोसिटी होती है, ये 2 टक्करों के बीच की वेलोसिटी है, ठीक है? लेकिन एवरेज उसका निकालते हैं तो वो एवरेज क्या हो जाता है? 0, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब क्या है, अब आपने बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने की वजह से 2 टक्करों के बीच में ये एक्सीलरेट होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। मान लीजिए अब उन्होंने जो वेलोसिटी गेन करनी है उनका नाम दे रहे हो v1, v2, v3 so on vn। सही है ना? इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाती है v1, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? उसको तो एक्सीलरेशन मिला 2 टक्करों के बीच में, और 2 टक्करों के बीच में टाइम को मान लिया τ1, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा u1 + a τ1। ये t कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको टाउ लिया गया है, t-a-u टाउ, जो आपने बड़ा आधुनिक के लिए लिया था ना, उसको टाइम के लिए लिया गया है यहाँ पे। तो v1 इक्वल टू u1 + a τ1। ये क्या है? ये वो वेग है जो पहले इलेक्ट्रॉन ने किसकी वजह से प्राप्त कर लिया है? विद्युत क्षेत्र की वजह से। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी प्राप्त किया, उसको क्या लिखोगे? u2 + a τ2। आप कहोगे सर a क्यों नहीं बदला? a जो है सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जैसा है। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू है e/m। सभी इलेक्ट्रॉनों का मास भी सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है, और जो बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा है वो भी सेम है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण सेम रहेगा 2 टक्करों के बीच में। अब ऐसे ही तुम लिखते चले जाओगे तो लास्ट वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? vn इक्वल टू un + a τn। ये वेग प्राप्त किए किसकी वजह से? विद्युत क्षेत्र की वजह से। और इनका अगर एवरेज निकालूं तो वही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं vd से डिनोट करूं तो vd इक्वल टू हो जाएगा v1 + v2 + ... vn अपॉन n। क्योंकि ये जो वेलोसिटी आई थी v1, v2, v3, ये किसकी वजह से आई थी? ये इस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो त्वरण आया उसकी वजह से आई है। और इनके एवरेज को, क्योंकि ये त्वरित नहीं है, एनर्जी को लगातार लॉस करता है, इसलिए इनके एवरेज को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब आप इनका एवरेज निकालोगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए v1, v2, v3 और सबकी, तो vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? vd इक्वल टू v1 की वैल्यू u1 + a τ1, इसकी वैल्यू u2 + a τ2, और इसी तरह से प्लस ... करके लास्ट में vn un + a τn, और अपोन में
एन। एक काम करते हैं, यू वाले टर्म जो है उनको एक तरफ लिख लेते हैं भाई, ब्रैकेट तो खुल जाएंगे, सब में प्लस लगा हुआ है, तो हमने लिख लिया u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un एक ब्रैकेट में। इधर इनमें से सब में से एक कॉमन ले लिया, ये बचा τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn। अब अपॉन में n है तो चाहो तो उसे इनको दोनों की अलग अलग लिख लो, और इस चीज को क्या कह रहे हो आप, इसको मैं अगर इक्वेशन सेकंड डाल दूं तो इस इक्वेशन सेकंड से जीरो, इस चीज को क्या कह रहे हैं, जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो। तो BD की वैल्यू क्या निकल के आई, BD इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, A बचा और τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn अपॉन n। ये क्या हो सकता है, ये तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी उत्तरोत्तर टक्करों के बीच में जो समय है ना उसका एवरेज है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांत काल, इसको बोलते हैं टाउ। तो BD इक्वल टू हो गया A टाउ, ये BD इक्वल टू A टाउ हो गया, जहां बता सकते हो कि टाउ जो है ये τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn अपॉन में n है, यानी ये विश्रांत काल है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये विश्रांत काल है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनको जो टक्करों में समय लग रहा था उसका एवरेज है ये। और वास्तव में कंडक्टरों के लिए इस विश्रांत काल की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² सेकंड, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे के लिए हेल्प करेगा। यानी टॉ जो होता है ये ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है ये भी बता देते हैं, चलिए समझिए थोड़ा सा इस बात को। एक बात बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, भाई ताप बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, और तेजी से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। अरे आप धीरे चलते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, और तेज चलोगे तो टाइम, इसलिए वो एवरेज भी कम आएगा। तो ध्यान रखना है इसका, ये आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। टॉ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर विश्रांत काल का मान घटता है, ये एक चीज आपको अलग से ध्यान रखनी है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला आ गया VD इक्वल टू A टाउ। अगर आप यहां पर A की वैल्यू को पुट करना चाहते हो तो A इक्वल टू है EE अपॉन n, तो VD इक्वल टू हो जाएगा A की जगह पे EE अपॉन m इंटू टाउ। इस तरह से ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल करके आ गया अनुगमन वेग के लिए। तो कुल मिला के आपको जो ध्यान रखना है, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त वह औसत वेग है जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से उन्होंने प्राप्त किया है, और ये एक औसत वेग होता है, ये त्वरित वेग नहीं है। त्वरित वेग क्यों नहीं है, क्योंकि त्वरित होने की वजह से उसने जो एनर्जी गेन की थी उस एनर्जी को वो लगातार टक्करों में खोता रहता है, इसलिए वो केवल एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर पाता है, और उसकी वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत छोटी वैल्यू आती है। यानी करंट जो फ्लो हो रही है कंडक्टर के अंदर वो इसकी वजह से फ्लो नहीं हो रही है। भाई ये तो पहले भी था, जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, और बाद में जब बैटरी लगा दी तब भी इससे मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये तो टेढ़े मेढ़े इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो इस वेलोसिटी से, और करंट इसी की वजह से फ्लो होती है। भले ये कितनी भी छोटी है लेकिन करंट इसी की वजह से फ्लो होती है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म अगर आप इसकी दिखाना चाहते हो तो VD के ऊपर वेक्टर लगाओगे EE अपॉन m इंटू टाउ, और E पे वेक्टर लगाओगे। लेकिन देखोगे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर आ रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है इस डायरेक्शन में, और E की डायरेक्शन तो इधर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर आपको यहाँ पे माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका अनुगमन वेग का जो सूत्र है उसका सदिश रूप, उसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एक दूसरी बात और, यहां पर अगर हम E की बात करें, हालांकि इस फॉर्मूले में जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी हमें, जब भी हम बात करते हैं कोई कंडक्टर लेकर तो उसकी लेंथ को L लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A लेते हो, और उसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो E, तो वास्तव में पोटेंशियल कितना लगाया है V, तो E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L। आपको ध्यान हो तो मैंने
आपको पहले पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में, और उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के dV ओवर dr। तो वहां पर माइनस dV ओवर dr और फिर उसी को कैपेसिटर के लिए लगाया था, तो इज इक्वल टू V अपॉन D। और इसी तरह से यहां पर अगर लगा रहे तो इसकी लेंथ कितनी है L, तो इज इक्वल टू V अपॉन L। तो इस फॉर्मूले को भी तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम E की जगह पे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है विद्युत क्षेत्र को कन्वर्ट करने की, किसमें, विभवांतर में। तो जब भी विभवांतर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी इज इक्वल टू V अपॉन L लगा देंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। साथ ही साथ एक बात का ध्यान और देना है आपको, मैं आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट फिर जब इसे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो उनके माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकता है। मान लीजिए हमें विद्युत धारा भेजनी है, आप कहो कि सर ये विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी स्पीड तो बहुत कम है। भाई वो स्पीड तो 10⁻⁴ मीटर है। मान लीजिए ये कोई तार है और ये आपका घर है यहां पे, और ये मान लीजिए पावर स्टेशन है, या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में ही ले लिया कि ये तार है हमारा। अब क्या हुआ, आपने जैसे ही स्विच को ऑन किया या जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया, थोड़ी देर में आपके घर में बिजली पहुंच गई। समझ रहे हो ना बात को? या आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब आपका उसका किनारे पे लगा हुआ, बिजली पहुंच गई। कितनी दूर है भाई यहां से वहां तक? यहां से वहां तक कितनी दूरी है? लगभग 10 मीटर। अगर मैं 10 मीटर की बात करूं, मान लो चलो हम इसको ओम नहीं कह रहे, बल्कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, अपने घर की ही बात कर रही हो, और घर में एक जगह से दूसरे जगह पे बिजली जा रही है और इसकी जो है वो 10 मीटर लेंथ है। कितनी स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इनके अंदर? इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक पहुंचने में? तो टाइम समय बराबर दूरी बटे 4 -4, समय बराबर दूरी बटे 4। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 10⁵ सेकंड आ गया आंसर। 10⁵ सेकंड के एक काम करो, मिनट बना लो। 10⁵ का मतलब समझ रहे हो ना, एक के सामने 5 जीरो, और ये सेकंड में है। अब आप मिनट बनाओगे तो 60 का भाग, घंटा बनाओगे तो 60 का भाग, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 1000/36 आ गया। 1000/36 में चलो ऐसे ही मान लेता हूं कि ये 1000/30 है, 36 को भी 30 कर दिया, कम कर दिया है, तो आंसर आ गया लगभग कितना? 33.33। तो आंसर लगभग आपका 35 के आसपास आ जाएगा, या 30 मान लो, चलो आंसर 30 आ गया। 30 क्या आया? घंटा। क्या आया? यानी इलेक्ट्रॉन को इस कोने से उस कोने तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 30 घंटा। समझ गए ना? तो ये मत कह देना कि सर जब 30 घंटे लगेंगे तो करंट तो स्विच ऑन करते ही पहुंच जाती है। बात को समझने की कोशिश करिए। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन जब यहां से वहां तक पहुंचने में 30 घंटा लगा रहा है, ये तो केवल इस कोने से इस कोने की बात की जा रही है। अगर बात करनी जाए, तुम्हारा मान लो पावर स्टेशन है सादाबाद में और यहाँ पे बिजली आ रही है सादाबाद से आपके यहाँ पे, तो फिर तो कहोगे कि तो साहब तो 1 साल लग जा भैया अभी। इस बात को समझने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा सा समझो। ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन केवल एक जगह पर है, हर जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ हर जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही बैटरी जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे चलना शुरू कर देता है। ये नहीं है कि तुम्हारे घर में बिजली जब आएगी जब ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घर पे आएगा। अरे इलेक्ट्रॉन हर जगह है उसमें। जैसे ही स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉनों ने चलना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो आगे बढ़ गया, ये वाला यहाँ आगे बढ़ गया, ये वाला यहाँ आगे बढ़ गया, ये करंट फ्लो शुरू हो गई। उसमें ये थोड़ी होता है कि भाई पावर स्टेशन वाला इलेक्ट्रॉन हमारे घर पे आएगा तब बिजली आएगी। तार लगा हुआ है, तार के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन है, बस उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि विद्युत धारा नाम की कोई और चीज नहीं है इसके अंदर। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही चलना शुरू कर देते हैं। वो किस वजह से चलते हैं? क्योंकि आपने बैटरी लगाई है। बैटरी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब है वो हाई पोटेंशियल पर है, और नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल पर है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो चार्ज कैरियर
क्या होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करना शुरू कर देते हैं। तो विद्युत धारा आने जैसी कोई और चीज नहीं होती है, केवल इलेक्ट्रॉन उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, उसी के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।